अब ठीक है आवाज। नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूं, आज मैं चंडीगढ़ से लाइव आपके साथ जुड़ रहा हूं क्योंकि कल पंजाब मंथन होगा चंडीगढ़ से न्यूज़ 24 पर पूरे दिन लाइव। पंजाब में भी चुनाव आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश का हमारा कॉन्क्लेव, हमारा मंथन आप देख ही चुके हैं, जहां सारी उत्तर प्रदेश की राजनीति की हस्तियां एक एक करके हमारे मंच पे आई थीं, उनसे तीखे हर तरह के सवाल हुए थे। कल पंजाब की बारी है। इस बार पंजाब में राजनीतिक माहौल क्या कहता है? कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या वाकई कांग्रेस की जो नाव है आने वाले चुनाव में उसे हिला पाएंगे? क्या आम आदमी पार्टी दूसरी बार कोशिश करते हुए पंजाब की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर पाएगी? नवजोत सिंह सिद्धू क्या मान जाएंगे? तमाम सवाल हैं। इन सारे सवालों के जवाब कल आपको मिलेंगे हमारे पंजाब मंथन में दिन भर, जहां मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, तमाम अलग अलग पार्टियों के नेता सब आएंगे। पंजाब की राजनीति, पंजाब के चुनाव से जुड़ा हर सवाल, हर जवाब, हर विश्लेषण कल न्यूज़ 24 पर लाइव। फिलहाल राष्ट्र की बात में आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस की, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बहुत अहम बयान दिया है। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि वो अपनी पूरी सरकार बदलने जा रहे हैं, पूरा मंत्रिमंडल बदलने जा रहे हैं, सारे मंत्रियों के वो इस्तीफे ले लेंगे और उसके बाद अपनी सरकार का गठन फिर से करेंगे। जाहिर है बहुत बड़ा बयान, बहुत बड़ा कदम अशोक गहलोत उठाने जा रहे हैं। इससे तमाम सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये, क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो बरसों से खींचतान चली आ रही है, क्या उसी का नतीजा है मंत्रिमंडल में होने वाला ये इतना बड़ा फेरबदल के सारे मंत्रियों के इस्तीफे लिए जा रहे हैं? दूसरा, सचिन पायलट की मांगे क्या अशोक गहलोत मान लेंगे? तीसरा, क्या कांग्रेस आलाकमान राहुल गांधी पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ और अब राजस्थान पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर चुके हैं? क्योंकि जहां जहां बगावत हो रही है वहां वहां राहुल गांधी एक्शन के मोड में हाल के दिनों में, हाल के हफ्तों में दिखाई दिए हैं। क्या अब राजस्थान की बारी है? इसके अलावा एक सवाल यह भी है, क्या राजस्थान में भी पंजाब के बाद कोई बड़ा उलटफेर होने जा रहा है? अब तक लगातार आपको याद होगा अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री, चाहे सचिन पायलट का दबाव हो, चाहे केंद्रीय आलाकमान का दबाव हो, मंत्रिमंडल के विस्तार से, फेरबदल से बचते आ रहे थे। लेकिन अचानक अब ऐसा क्या हो गया कि वो पूरी सरकार बदलने वाले? राष्ट्र की बात में आज इसी पर बहस होगी। जल्दी से अपना सवाल आपको बता देता हूं, आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल। और सवाल बड़ा सीधा है, राजस्थान में अपना पूरा मंत्रिमंडल, पूरी सरकार क्यों बदल रही है कांग्रेस? आप भी सोच रहे होंगे, क्योंकि अशोक गहलोत का बयान आया है। वो कह रहे हैं सब मंत्रियों के इस्तीफे होंगे और उसके बाद सरकार का गठन, मंत्रिमंडल का गठन फिर से होगा। तो हम ये पूछ रहे हैं कि पूरा मंत्रिमंडल क्यों बदल रही है कांग्रेस? और दूसरा बहुत ही ऑब्वियस सा सवाल है, क्या राहुल गांधी अब पार्टी की अलग अलग स्टेट यूनिट्स में जो बगावत हो रही है उसको थाम लेंगे? राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि सचिन पायलट के बड़े समर्थक के तौर पर अक्सर आपको मीडिया, सोशल मीडिया में दिखाई देते हैं। मेरे साथ बीजेपी की तरफ से अनीता भदेल हैं, जो कि राजस्थान की सरकार में मंत्री रह चुकी हैं, पार्टी की प्रवक्ता हैं। मेरे साथ विनोद अग्निहोत्री और आशुतोष हैं, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पे आ रहे हैं। और जयपुर से मेरे साथ मेरे सहयोगी केजे श्रीवत्सन भी लाइव जुड़ेंगे, जो कि आपको जानकारी देंगे राजस्थान की राजनीति में आखिर चल क्या रहा है। इन सबसे बहस शुरू करें, बातचीत शुरू करें, उससे पहले जरा एक बार सुन लीजिए अशोक गहलोत ने क्या कहा है, सुनिए। शपथ ग्रहण समारोह का जो सुकून होगा वो इतना शानदार होगा कि हमारे जो सरकार का मंत्रिमंडल गठन है पुनर्गठन, वो भी अब जल्दी हो जाएगा। लगता है कि हाथ में गाने रुकावट, अगर आप पहले करवा लेते तो हमारा मंत्रिमंडल भी पहले ही पुनर्गठित हो जाता। तो अशोक गहलोत देखिए अच्छे मूड में भी नजर आ रहे हैं, मान रहे हैं कि मंत्रिमंडल अटका हुआ था,
अब होने वाला है मंत्रिमंडल का विस्तार या फेरबदल, जो भी आप कह लीजिए, और काफी खुश भी नजर आ रहे हैं, हंस रहे हैं। इसका मतलब क्या है? क्या बगावत राजस्थान की थमने वाली है? इसमें राहुल गांधी का कितना रोल है? क्या सचिन पायलट वाकई मान गए हैं? इन सारे सवालों के जवाब ढूंढे। सबसे पहले आपको अपने सहयोगी केजे श्रीवत्सन के पास जयपुर ले चलता हूं। श्रीवत्सन, आप तो लगातार फॉलो कर रहे हैं सचिन पायलट और अशोक गहलोत की इस खींचतान को, इस सचिन पायलट की बगावत को, जो कि इस हद तक आ गई थी कि सचिन पायलट एक रिजॉर्ट में, अपने गुड़गांव में रिजॉर्ट में अपने सारे समर्थक एमएलएस को ले गए थे। सरकार की जान फंस गई थी, बिल्कुल गिरने वाली थी सरकार। अब क्या हुआ है अचानक कि ये मंत्रिमंडल फेरबदल या बड़ा फेरबदल हो रहा है और सारे मंत्रियों के इस्तीफे हो रहे हैं? ऐसा क्यों श्रीवत्सन? देखिए मानक जी, सबसे पहले इस सवाल का जवाब देने के लिए अशोक गहलोत के इस बयान को समझने की कोशिश कीजिए। हमेशा उनसे पूछा जाता रहा कब राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, हमेशा वे टालते रहते। वो बार बार यही कहते थे जब वक्त आएगा तब आपको बता दिया जाएगा। कल सचिवालय कर्मचारी संगठन का वहां पर शपथ ग्रहण समारोह था और वहां जाकर उन्होंने पहली बार ये कहा कि जल्दी ही राजस्थान सरकार का मंत्रिमंडल फेरबदल हो जाएगा। अब जहां तक सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में तनातनी की बात है तो यह आज भी बरकरार है, क्योंकि आज अशोक गहलोत टोंक गए थे जहां से सचिन पायलट खुद विधायक हैं, लेकिन सचिन पायलट टोंक की बजाय उदयपुर पहुंच गए। यानी कि अभी भी कहीं ना कहीं रस्साकसी दोनों के बीच में चलती नजर आ रही है। लेकिन जहां तक मंत्रिमंडल की बात है, आला कमान का अब जबरदस्त प्रेशर है, क्योंकि 3 साल का वक्त पूरा हो चुका है अशोक गहलोत को बतौर मुख्यमंत्री। राजस्थान में 3 साल हो गए कांग्रेस की सरकार बने, तो ऐसे में राजस्थान में यदि 200 विधायकों की संख्या के लिहाज से देखा जाए तो 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री हो सकते हैं। इस वक्त केवल 21 मंत्री ही हैं जिसमें मुख्यमंत्री खुद भी शामिल है, यानी कि 9 मंत्रियों के लिए अभी भी राजस्थान सरकार में जगह खाली है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता बार बार यही कह रहे थे 3 साल हो गया, हमने पार्टी को सत्ता में लेके आ गए हम लोग, अब 2 साल बाद फिर से चुनाव मैदान में जाना है। तो मंत्रिमंडल का यदि विस्तार फेरबदल कर दिया जाए या मंत्रिमंडल में कुछ और सीनियर या जो अच्छे छवि वाले नेता उन्हें शामिल कर दिया जाए तो इसका फायदा 2 साल बाद राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में जरूर पार्टी को मिलेगा। और यही प्रेशर आला कमान के जरिए लगातार अशोक गहलोत पर वे बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अशोक गहलोत की बिल्कुल इच्छा आज भी नहीं है कि वे अपने पूरे ही मंत्रिमंडल का चेहरा बदल दे, क्योंकि इस वक्त जो उनके साथ तमाम मंत्री और विधायक मौजूद हैं, ये सभी वो विधायक और मंत्री हैं जिन्होंने सरकार पर पिछले साल आए राजनीतिक संकट के दौरान पूरे दमखम के साथ कांग्रेस के प्रति निष्ठा दिखाई थी, खुद अशोक गहलोत के प्रति निष्ठा दिखाई थी। 34 दिन अपने आप को होटलों में इन लोगों ने बंद रखा था, रिजॉर्ट में बंद रखा था। तो ऐसे में अशोक गहलोत इन लोगों को पुरस्कार देना चाहते हैं और यही कारण है कि वे लगातार कोशिश कर रहे थे कि यदि मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल की बात सामने आती है तो कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़े होने वाले उनके समर्थकों को ज्यादा तरजीह दी जाए। लेकिन सचिन पायलट के साथ यह बात है कि वे भी कांग्रेस आलाकमान के अब नजदीकी होने लग गए हैं। हालांकि पिछले साल राजनीतिक बगावत के बाद थोड़ी मुश्किलें जरूर आई थी, लेकिन अब उनके लोगों को भी एडजस्ट करना पड़ेगा और यही देखना होगा कि किस तरह का होमवर्क कांग्रेस आलाकमान की ओर से किया गया और क्या अशोक गहलोत उसे हूबहू लागू करते हैं या नहीं। हाँ। ठीक है, ओके, ऑल राइट। बड़ा सवाल है, क्या सचिन पायलट की मांगे मानी जाएंगी? क्या वो खुश हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे? और क्या राजस्थान की बगावत थम जाएगी? कुछ एक नाम भी जो सामने आ रहे हैं श्रीवत्सन, आप ही ने हमें दिए हैं, वो भी न्यूज 24 की स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता रहूंगा। वो नाम जो कि राजस्थान के नए मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, जो शामिल हो सकते हैं उनमें राजेंद्र गुडा का नाम है, संयम लोढ़ा का नाम है, शकुंतला रावत हैं, महेंद्रजीत मालवीय हैं, मंजू मेघवाल, गोविंद मेघवाल, महेश जोशी, हेमाराम चौधरी और ब्रजेंद्र होला। ये वो नाम हैं जो कि मंत्री बन सकते हैं। जिनकी छुट्टी तय है उनमें रघु शर्मा हैं, जाहिर है वो गुजरात के प्रभारी बना दिए गए हैं, हरीश चौधरी हैं, पंजाब के प्रभारी बना दिए गए हैं, गोविंद सिंह डोटासरा हैं, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हैं, और ममता भूपेश हैं। तो ये एक नाम है जिनकी छुट्टी हो सकती है। लेकिन अभी भी समझ में ये नहीं आ रहा मुझे, आशुतोष शायद आप इस पर थोड़ी रोशनी डाल पाएं, ये पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा लेकर नए सिरे से पूरे मंत्रिमंडल का गठन करना, इसका क्या मकसद हो सकता है? और अशोक गहलोत क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जैसे श्रीवत्सन बता रहे थे
कि अशोक गहलोत आज भी नहीं चाहते कि मंत्रिमंडल में बदलाव करें, पर शायद करना पड़ रहा है। इसका मतलब आला कमान, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, उनकी तरफ से अल्टीमेटम है, करिए। मानक निश्चित तौर पर राजस्थान कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़े संकट का सबब बना था पिछले दिनों, और उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि सचिन पायलट और उनकी टीम ने बगावत कर दी थी। आज की तारीख में सचिन पायलट के तमाम दबाव के बावजूद भी अगर अशोक गहलोत ने लगभग 1 साल के मंत्रिमंडल गठन का फैसला किया है, तो ये तो मानना पड़ेगा कि अशोक गहलोत आज पे किसी तरीके के दबाव में नहीं है। अगर दबाव में होते तो शायद ये फैसला बहुत पहले कर लेते, और शायद बहुत पहले वो मंत्रिमंडल के अंदर सचिन पायलट उनके लोगों को ले आते। अब सवाल ये उठता है कि अभी वो क्यों कर रहे हैं। इसके बहुत स्पष्ट कारण है। कारण बहुत साफ है कि कांग्रेस पार्टी में जिसे कहते हैं ना कि आपने डोरी को इतना ज्यादा भी नहीं छोड़ देना चाहिए कि वो पतंग ही कट जाए। तो लिहाजा अशोक गहलोत को इस बात का अंदाजा है कि सचिन पायलट कमजोर नेता नहीं है, उनका राज्य के अंदर जाति विशेष पे प्रभाव भी है, वो युवा भी हैं, और उनका एक युवा वर्ग में एक आकर्षण भी है। लिहाजा उनको साथ लेकर चलना एक बुद्धिमानी का काम है। लेकिन उनको साथ लेकर चलना, अपने मंत्रिमंडल में उनके लोगों को शामिल करने का मतलब यह कि उनकी शर्तों पर नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर करना है। तो इसलिए वो सारे मंत्रिमंडल का इस्तीफा ले रहे हैं ताकि वो ये संदेश ना जाए कि उन्होंने सचिन पायलट के दबाव में आके सचिन पायलट के लोगों को अपनी मंत्रिमंडल में जगह दी, बल्कि वो ये कह पाएंगे कि सारे हमने चूंकि पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस की शक्ल बदलने का फैसला किया है और हमने सबका इस्तीफा ले रहे हैं, इसलिए हमको जो बेहतर लग रहा था, जो ठीक करने वाले लोग लग रहे थे, उनको हमने साथ में इकट्ठा करने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिशियन के तौर पर अशोक गहलोत का यह कदम ठीक है, क्योंकि संदेश ये नहीं जाना चाहिए कि पार्टी 2 धड़ों में बटी हुई है। दुर्भाग्य सौभाग्य से पिछले 3 सालों में पार्टी 2 धड़ों में बटी हुई थी, लेकिन सचिन पायलट खुश हो जाएंगे, मुझे इस बात की आशंका है। आशंका इसलिए भी है क्योंकि सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं या उनकी पार्टी का कोई आदमी मुख्यमंत्री के पद की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो फिर सचिन पायलट की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो रही है। और चूंकि महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो रही है, इसलिए जाहिर सी बात है उनकी नाराजगी कम हो सकती है, लेकिन खत्म नहीं हो सकती। ओके, आचार्य प्रमोद कृष्णम। आचार्य जी, मुझे पता है आप सचिन पायलट के समर्थन में तो अक्सर आवाज उठाते आए हैं, लेकिन सवाल मैं ये पूछ रहा हूं आचार्य जी, जैसा आशुतोष ने कहा, अगर अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अपनी पूरी छवि, पूरा चेहरा बदलने की कोशिश कर रही है, तो क्या ये कहीं बीजेपी के गुजरात मॉडल से सीख तो नहीं ली है? वो तो कॉपी नहीं कर लिया गुजरात मॉडल, जहां पूरा सब मुख्यमंत्री, सारे मंत्री बदल दिए थे। फिर आपने वो मॉडल पंजाब में अपना लिया, जहां पे सीएम बदल दिया, और वही अब आप गुजरात में करना, ये राजस्थान में करने जा रहे हैं, जहां सीएम तो आपने नहीं बदले क्योंकि वो बदलना संभव नहीं है, लेकिन मंत्रिमंडल पूरा बदलकर पूरी छवि बदल दी, या हो रही है कोशिश? देखिए मानक जी, एक तो राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है, सब कुछ संभव होता है। इसलिए ये कहना कि वो असंभव है या संभव नहीं है, ये मैं इस बात का समर्थन नहीं करता। दूसरी बात है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना, करना, ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, और वो पार्टी हाईकमान से मिलके मशवरा करके, सलाह मशवरा करके इस काम को अंजाम दिया जाता है, और सारी राजनीतिक पार्टियों में ऐसा होता है। लेकिन कांग्रेस में जहाँ तक राजस्थान के इस मंत्रिमंडल विस्तार का सवाल है, तो मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि ये सचिन पायलट जी के दबाव में या सचिन पायलट जी के कहने से या उनकी इच्छा के अनुसार ये हो रहा है, ऐसा मैं नहीं मानता। ये पार्टी हाईकमान का फैसला है, पार्टी नेतृत्व का फैसला है, और मुख्यमंत्री से मशवरा करने के बाद ये फैसला है। जहाँ तक सवाल उठता है सचिन पायलट जी की महत्वाकांक्षा का, तो मुझे नहीं लगता कि वो उनकी महत्वाकांक्षा है। महत्वाकांक्षा ही राजनीति में होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, वो भी होंगे, लेकिन ये महत्वाकांक्षा की बात नहीं है। सचिन पायलट जब 18 का चुनाव हुआ था तो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनके हाथ में कमान थी, और वसुंधरा राजे से छीन करके उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनाई थी। तो उस समय जितने भी प्रदेशों में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उन सबको मुख्यमंत्री बनाया गया था। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी को बनाया गया था, और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को बनाया गया था, और राजस्थान में उनका हक बनता था, वो इसको अपना हक मानते हैं। और मैंने भी उनका पक्ष नहीं लिया है, कभी भी मैंने उनका पक्ष नहीं लिया है, और ना ही मैंने अशोक गहलोत की कभी विरोध किया है। अशोक गहलोत जी वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन सचिन पायलट जी का हक बनता था, उनका अधिकार था, उन्होंने अपने हक की बात की।
अब सवाल चौथा आता है जो आशुतोष जी कह रहे थे कि वो सहमत होंगे नहीं होंगे या राजी होंगे। वो नाराज नहीं हैं और कांग्रेस पार्टी के अंदर कांग्रेस हाईकमान ही फैसला करता है। कांग्रेस पार्टी में आप ऐसा प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे सचिन पायलट के पक्ष में 10 या 15 एमएलए थे और अशोक जी के में बहुत ज़्यादा थे। अभी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री की शपथ दिला दो तो अशोक जी के साथ कितने एमएलए रह पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा रह पाएंगे। और पंजाब में ऐसा ही हुआ, कैप्टन अमरिंदर सिंह को जब बदला कांग्रेस पार्टी ने तो उनके साथ भी एमएलए नहीं गए। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, लीडरशिप है, कांग्रेस के विधायक कांग्रेस के हाईकमान के साथ है, कांग्रेस के सिंबल के साथ हैं। कांग्रेस में ऐसा कोई पूरे देश में अभी नेता नहीं है जिसके साथ एमएलए हो या एमपी हो। मैं बड़े साफ तौर से कह देना चाहता हूं, कान खोल के सुन लें कांग्रेस के सारे नेता, कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, कांग्रेस का जो तिरंगा और सिंबल है, ये हाथ का पंजा, कांग्रेस का एमएलए और कांग्रेस का एमएलसी और कांग्रेस का सांसद उसके साथ है। तो इसलिए ये फैसला कांग्रेस हाईकमान के द्वारा मशवरा करके चीफ मिनिस्टर के साथ लिया गया कि जिन मंत्रियों की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है या जो मंत्रियों को और जिम्मेदारी दे दी गई है तो ये उसमें रद्दोबदल है। सचिन पायलट के दबाव में ये काम हो रहा और सचिन पायलट को ये 4-5 मंत्री बना दिया तो वो सचिन पायलट जी के होंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। ये सारे मंत्री जो बनेंगे ये भी कांग्रेस के हैं और जो मंत्री पद से हटेंगे ये भी कांग्रेस के नेता हैं। लेकिन जो राजस्थान का चेहरा बदलने की बात है वो विषय अभी वहीं का वहीं है। ओके, मैं समझ गया। ओके अनीता जी, आपको क्या लग रहा है, गुजरात में आपकी पार्टी ने जो किया, क्या राजस्थान में वही अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी कर रही है? क्या पार्टी की छवि बदल रही है पूरी तरह से, पूरा चेहरा? देखिए, अभी मैंने आशुतोष जी को भी सुना है और आचार्य कृष्णन जी को भी सुना है। जिस तरह से राजस्थान की परिस्थिति है, क्योंकि मैं तो राजस्थान को डे टू डे देखती हूँ, महसूस करती हूँ और उसकी एक पार्ट हूँ, तो ऐसी स्थिति में जो कुछ घटनाक्रम पिछले 2 सालों में 3 सालों में कांग्रेस पार्टी में और राजस्थान सरकार में जो कुछ यहाँ हुआ है, उसको लेकर के बहुत सारी आशंकाएं, बहुत सारे विवाद और बहुत सारी चीजें देखने और सुनने को मिली है। और जिस तरह से अशोक गहलोत जी इस मंत्रिमंडल विस्तार को टालते जा रहे और अल्टीमेटली अभी भी ये कहना संभव नहीं हो पा रहा है कि वो कब करेंगे। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जो मंत्रिमंडल है उसके 10 पद खाली होना, किसी भी सरकार में आज तक इतने लंबे पद खाली नहीं रहे, इतने लंबे समय से खाली नहीं रहे जितने लंबे समय से राजस्थान में है। तो ये बात तो तय है कि अशोक गहलोत जी पर एक दबाव तो है ही, है ना। भले ही तो वो निर्दलीय विधायकों का दबाव है, चाहे पार्टी हाईकमान का दबाव है, चाहे सचिन पायलट जी का दबाव है, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये दबाव में इस तरह से उनको करना ही है। लेकिन एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई जैसी स्थिति है कि किसको करना है और किसको नहीं करना है। इसी मशक्कत में, इसी जद्दोजहद में ये इतना लंबा तक खिंचा है। लेकिन जहां तक गुजरात की बात है, नहीं वो ठीक है। अनीता जी ओके, अनीता जी एक सेकंड। अनीता जी, आप अपना विश्लेषण इस तरह से कर सकती हैं, आपको पूरा हक है, जाहिर है आप विपक्ष की नेता हैं तो आप करेंगी ही कि राजस्थान की कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, बगावत चल रही है, नहीं थमेगी, सरकार नहीं चलेगी। अशोक गहलोत ने कल ही कहा, वो कह रहे हैं गृह मंत्री जैसे मध्य प्रदेश की सरकार गिराई थी, राजस्थान सरकार भी गिराना चाहते थे लेकिन नहीं गिरा पाए, नाकाम हो गए। मैं ये कह रहा हूं, आप क्या निराश हैं? निराश इसलिए क्योंकि जब संदेश आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं ये है कि अब ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस आला कमान ने राजस्थान की बगावत को थामने का मूड बना लिया है और कोई कुछ नहीं कर पाएगा, आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाई। आप निराश हैं क्या? अब आपको राजस्थान की सरकार चुनाव से पहले नहीं मिलेगी? देखिए, मैं तो आपको ये बात कह रही हूँ, हमने आचार्य कृष्णन कुछ भी आरोप लगाए, है ना। यदि एमपी में, मध्य प्रदेश में आपके सिंधिया जी बगावत किए हैं, यदि सिंधिया जी बगावत नहीं करते तो वहां उनको संतुष्टि नहीं हुई, इसलिए उन्होंने बगावत करी। वो कांग्रेस के ही थे ना, कृष्णन जी, उनको समझा लेते, लेकिन वो क्यों छोड़ के गए? इसमें बीजेपी कोई भी राजनीतिक दल सिर्फ इस बात के लिए आएगा कि वो राजनीति करना, उसको चुनाव लड़ना है, ताकि सत्ता में जाने के लिए भी हर राजनीतिक दल चुनाव इसलिए लड़ता है कि उसको सत्ता में जाना है। ऐसी स्थिति में यदि खुद लौट करके विधायक आते हैं, अपनी पार्टी को छोड़ के आते हैं, तो कौन
कौन स्वीकार नहीं करेगा कि नहीं आप हमारी पार्टी में, यदि वो अपने विचार के साथ आए हैं, पार्टी में बीजेपी में जुड़े हैं, तो उसको कौन स्वीकार नहीं करेगा? मुझे बताइए, कांग्रेस स्वीकार नहीं करती है क्या? कांग्रेस ने पहले स्वीकार नहीं किया है क्या? तो बीजेपी का नाम लेना कि बीजेपी ने या हमारे गृह मंत्री जी ने उसको तोड़ा है, यदि वो नहीं आते तो कोई तोड़ने वाला नहीं होता, कोई लेने वाला नहीं होता। और इसी तरह से राजस्थान में भी सचिन पायलट की खुद अपनी पार्टी से बगावत करे हैं, अपनी पार्टी को उन्होंने कहा है कि उनको मुख्यमंत्री चेहरा बनाना चाहिए, और उन्होंने स्वयं ने कहा, किसी दूसरे ने, किसी बीजेपी ने नहीं कहा उनको चल करके कि आप ऐसा करिए, उन्होंने स्वयं किया है। ये सबको मालूम है और पूरा देश देख रहा है, सबको मालूम है। अब उसको कांग्रेस किसी भी आधार पर किसी भी जोड़े, ये बात अलग है, पर वो कांग्रेस कह रही है, बाकी लोग नहीं कह रहे, खुद वो नहीं कह रहे हैं। ठीक है, ओके, ऑल राइट, ओके। विनोद अग्निहोत्री, विनोद जी, आपका विश्लेषण क्या है? क्यों पूरी सरकार बदल रहे अशोक गहलोत? क्या राहुल गांधी और आला कमान का ये कदम है, या अशोक गहलोत को मजबूरी में झुकना पड़ रहा है? आपको क्या समझ में आ रहा है? और क्या गुजरात की तरह जो बीजेपी ने किया था वो अशोक गहलोत राजस्थान में कर रहे हैं, पूरा चेहरा बदल रहे हैं? ये ध्यान रखिए कि हाल के जो उपचुनाव हुए थे उसमें अशोक गहलोत ने अच्छा प्रदर्शन किया था। अशोक गहलोत ताकत थी कि जिस तरह दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तीसरे और चौथे नंबर पर गई, तो कहीं न कहीं अशोक गहलोत का राजनीतिक रूप से कद बढ़ा, वो आला कमान की नजर में भी बढ़ा, राजस्थान की जनता के निगाहों में भी बढ़ा। और अशोक गहलोत ने जिस तरह सरकार बचाई अपनी, वो भी उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। आचार्य जी स्वयं यहाँ बैठे हुए हैं, इस बात को बेहतर जानते हैं कि कैसे वो सरकार बची थी, वो कैसे जाने की पूरी उसमें जो है तैयारी थी। सचिन पायलट लगभग बगावत कर चुके थे सिंधिया की तरह, लेकिन वो फिर आगे नहीं बढ़े, या तो अशोक गहलोत का ही रणनीतिक कौशल था कि उन्होंने वो विधायकों की पर्याप्त संख्या पूरी नहीं होने दी और विधायक नहीं पहुंचे, वरना तो वो मध्य प्रदेश का मॉडल दोहराया जा चुका था राजस्थान में भी। लेकिन तो उसका भी श्रेय अशोक गहलोत को हाईकमान ने दिया है, क्योंकि जाहिर है ये बात सही है कि सचिन पायलट की नजदीकी राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से काफी है, उनके साथ उनके बड़े अच्छे रिश्ते हैं, नजदीकी रिश्ते हैं, हम उम्र भी है। और राहुल गांधी जो कांग्रेस का मतलब एक तरह से आप मान सकते हैं कि वही नया नेतृत्व है, भले ही सोनिया गांधी अध्यक्ष हो, तो उनकी कोशिश भी है कि जो 70 पार के मुख्यमंत्री हैं उनको बदला जाए। पंजाब में उन्होंने बदल दिया है, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने अपने आप को खुद ही बदल लिया, अपनी तरह जिस तरह से उन्होंने सरकार चलाई। अशोक गहलोत जो है वो कमलनाथ नहीं बनना चाहते, वो दरअसल जो है कमलनाथ के रास्ते पर न जाकर के वो अपने आप में एक मजबूत कांग्रेस नेता के रूप में अपने को स्थापित कर रहे हैं। और अगर राजस्थान में अशोक गहलोत अपना कार्यकाल 5 साल पूरा कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले 2024 के चुनाव में वो केंद्र में कांग्रेस के बड़े नेता होंगे, और तब शायद जो है अशोक गहलोत की केंद्र में ज्यादा बड़ी भूमिका होगी। इसकी भी तैयारी वो कर रहे हैं, और ये शायद एक अंडरस्टैंडिंग भी बनी है अशोक गहलोत और कांग्रेस नेतृत्व के बीच में कि ठीक है आप सरकार चलाइए, लेकिन सचिन पायलट को उनकी हिस्सेदारी दीजिए। और इसीलिए जो अभी आशुतोष कह रहे थे, मैं सहमत उनकी बात से, कि बजाय ये कि सचिन पायलट के कुछ लोगों को मंत्री बना करके ये संदेश दिया जाए कि सचिन पायलट के दबाव में मंत्रिमंडल का फेरबदल हुआ है, वो सारे मंत्रियों का इस्तीफा लेकर के और ये संदेश देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अपनी इच्छा से मंत्रिमंडल का फेरबदल कर रहे हैं, जो किसी भी सरकार में 5 साल के अंदर कम से कम एक बार मंत्रिमंडल का फेरबदल हर सरकार में होता है। अभी उत्तर प्रदेश में हुआ है, केंद्र में हो चुका है, तो हर राज्य में होता है। अब वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में तो मुख्यमंत्री बदल जाते हैं। उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री भी तीसरे आ गए और गुजरात में बदल गए, लेकिन कांग्रेस में वो स्थिति नहीं है। कभी हुआ करती थी कांग्रेस में भी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के जमाने में, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। तो मुख्यमंत्री तो अशोक गहलोत रहेंगे मुझे लगता है, लेकिन एक सहमति के साथ सचिन पायलट को उनका जो वाजिब हक है राजस्थान की सरकार में हिस्सेदारी है वो दी जाएगी, और साथ ही साथ ये संदेश भी दिया जाएगा कि राजस्थान में कांग्रेस का अगला चेहरा सचिन पायलट ही हो सकते हैं, क्योंकि वो युवा भी हैं और उनके हाथ में उनमें संभावनाएं भी हैं। ये एक सहमति भी सचिन पायलट के साथ बनी है, इसीलिए सचिन पायलट की सक्रियता भी बढ़ गई है। आप देखिए अब वो कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में, अभी मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भी वो गए, तो मतलब जो उनका एक रूठापन था वो रूठापन खत्म हो गया है, और वो अब उस तरह से पूरी पार्टी के साथ लग गए हैं मनोयोग से। और इसमें आचार्य जी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये बैठे हुए हैं, बोलेंगे नहीं, लेकिन मुझे मालूम है इन्होंने इस पुल को बनाने का बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है। तो कुल मिला करके कांग्रेस पार्टी के अंदर कम से कम पंजाब वाली बात तो राजस्थान में नहीं दोहराई जाएगी, न पंजाब मॉडल दोहराया जाएगा, न मध्य प्रदेश का मॉडल दोहराया जाएगा कि कमलनाथ जी जैसा। और अशोक गहलोत की भूमिका बनी रहेगी, और इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि अशोक गहलोत, देखिए G23 जो है
अशोक गहलोत उसमें शामिल नहीं थे। जब G23 ने सोनिया गांधी के और राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाया तो सबसे पहले अशोक गहलोत ने आकर के राहुल गांधी का बचाव किया, और वर्किंग कमेटी में उन्होंने मांग की, पिछली वर्किंग कमेटी में भी, कि राहुल गांधी को जो है अध्यक्ष पर संभालना चाहिए। उसके पहले भी उन्होंने कहा अध्यक्ष पर संभालना चाहिए। यानी अपनी वफादारी वो राहुल गांधी के साथ और कांग्रेस नेतृत्व के साथ पूरी तौर पर दिखा रहे हैं, और जिसका उनको एक लाभ भी मिल रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व उनके प्रति नरम है, वैसा नहीं है जैसा कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रति था। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ऑल राइट, ओके। श्रीवत्सन बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। श्रीवत्सन बोलिए, उसके बाद आचार्य जी आपके पास आ रहा हूं। हाँ बोलिए श्रीवत्सन, आप क्या बताना चाह रहे थे? देखिए, अशोक गहलोत के बयान के बाद मंत्रिमंडल पुनर्गठन की बात तय हो गई कि ये होना है, भले ही उसके लिए कुछ और वक्त लग जाए, 2, 4, 5 दिन का वक्त, लेकिन अभी तक अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में तनातनी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। और इसी पर हम लोगों की भी निगाह है कि क्या दोनों में कोऑर्डिनेशन बन पाएगा। आलाकमान जिसके लिए हर रोज कोशिश करता है कि बेहतर कोऑर्डिनेशन बन जाए, क्योंकि आज का उदाहरण ही ले लीजिए, सचिन पायलट के जहां से चुनाव जीते हैं, जहां से वे विधायक है, टोंक अशोक गहलोत गए हुए हैं। एक मुख्यमंत्री गया हुआ है सरकारी कार्यक्रम में भाग लेने, लेकिन वहां का विधायक ही वहां नहीं है, वह उदयपुर आज सुबह चला गया। ये क्या संकेत दे रहा है? और इसी को लेकर सबकी निगाहें भी है कि क्या इस जो कोऑर्डिनेशन बिगड़ा हुआ है उसे कांग्रेस हाईकमान सुधार पाएगा या नहीं सुधार पाएगा। ओके। आचार्य प्रमोद कृष्णम, राजस्थान में तो अभी भी तनातनी जारी है, ऐसे में ये हम कैसे मान लें कि राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने और सोनिया गांधी के नेतृत्व में, उनके गाइडेंस में कांग्रेस ने अपनी बगावत थाम ली है? चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो। पंजाब में तो चलिए देख लीजिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुली बगावत कर ही दी है, बाकी जगह आसार तो लग नहीं रहे। देखिए मानक गुप्ता जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह की बगावत को बगावत नहीं माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने तो पार्टी छोड़ दी। तो बगावत तो पार्टी के भीतर होती है ना। सचिन पायलट ने कांग्रेस हाईकमान से, कांग्रेस नेतृत्व से, कांग्रेस पार्टी से कभी बगावत नहीं करी। ये गलत मैसेज दिया जा रहा है। जहाँ तक सवाल है कि सचिन पायलट कांग्रेस की सरकार गिराना चाहते थे और नहीं गिरा पाए, वो बीजेपी में जाना चाहते थे, नहीं जा पाए, ये सब गलत खबरें हैं। अगर सचिन पायलट सरकार को गिराना ही चाहते थे तो अपने एमएलए का इस्तीफा दे देते, सरकार खतरे में आ जाती। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि बीजेपी को फायदा मिले। तीसरी बात यह है कि जहाँ तक टोंक जाने का सवाल है मुख्यमंत्री जी का, तो मुख्यमंत्री जी के अपने कार्यक्रम होते हैं, और सचिन पायलट सिर्फ विधायक नहीं है, वो राजस्थान के बहुत बड़े नेता हैं। राजस्थान में उन्होंने अपना बहुत टाइम दिया है, राजस्थान की सेवा की है। तो राजस्थान में मैं समझता हूं कि वो उनके कार्यक्रम अपने लगे रहते हैं। तो उनका उदयपुर का कार्यक्रम पहले से ही सुनिश्चित था। चौथा पॉइंट ये है कि आपने कहा कि वो विनोद जी ने कहा कि वो सक्रिय हो गए। सचिन पायलट कभी निष्क्रिय नहीं थे, वो हमेशा सक्रिय थे। कांग्रेस नेतृत्व जब चाहा, जहां चाहा उनको सचिन पायलट को भेजा, वो गए, और वो हमेशा जाएंगे। जब ये लड़ाई चल रही थी, जब ये मनमुटाव चल रहे थे, और ये हक की लड़ाई थी, और ये चल रही थी, मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई के बीच में भी मेरी जब बात सचिन पायलट से होती थी तो वो कहते थे कि मैं किसी कीमत पे भाजपा नहीं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा, भिड़ूंगा, अपने घर में लड़ूंगा, मेरा हक बनता है, मुझे मेरा हक दिलाइएगा, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, ये सचिन हमेशा कहते थे। और इसी बात को मैंने कांग्रेस नेतृत्व के समक्ष भी जहां संभव हुआ मैंने रखा था। जब अहमद पटेल जीवित थे तो अहमद भाई से भी मेरी 2-3 बार इस विषय पे बात हुई थी। मैंने उनके समक्ष भी रखा था कि भाई सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए था, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष थे, वो नहीं बने तो उनकी कम से कम उनका सम्मान तो रहना चाहिए। तो इस बात पे कांग्रेस नेतृत्व, कांग्रेस परिवार और शीर्ष नेतृत्व और कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता सहमत हैं कि सचिन पायलट के साथ उस समय नाइंसाफ़ी हुई थी। लेकिन अब क्योंकि अशोक जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, सचिन पायलट जी के पिताजी के साथ भी रहे हैं, सोनिया जी के साथ बहुत लंबा समय उन्होंने व्यतीत किया है, तो अशोक जी का कभी भी अपमान करने का प्रयास सचिन पायलट ने कभी नहीं किया, सार्वजनिक मंचों पे कभी नहीं किया, और अकेले में भी नहीं किया। जहाँ तक मैं समझता हूँ अशोक गहलोत जी अपना कार्यकाल पूरा करें और उसमें कोई व्यवधान सचिन पायलट उत्पन्न करेंगे ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन सचिन पायलट का जो हक है, वो हक की लड़ाई वो हमेशा से लड़ते आए हैं और वो लड़ेंगे। जब तक उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो मुझे नहीं लगता कि वो अपना हक और इस हक की लड़ाई को छोड़ देंगे। ओके, ऑल राइट।
आशुतोष, अभी आपने सुना अनीता बघेल बीजेपी से, वो कह रही हैं कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद कांग्रेस छोड़ देते हैं इसमें हमारी क्या गलती है, और कौन सी राजनीतिक पार्टी, अगर दूसरी पार्टी का बड़ा नेता आ रहा है अपने साथ एमएलए को लाके और सरकार बन रही है तो ये मौका छोड़ देगा। मैंने आचार्य जी से पूछा क्या छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पंजाब की बात बगावत थम गई है, उन्होंने जवाब नहीं दिया। क्या अभी भी कांग्रेस में यह बगावत की स्थिति है आशुतोष, और क्या यह संभावना बनी रहेगी, क्योंकि वहां टीएस सिंहदेव और यहां आचार्य जी खुद इशारों में कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद पर हक सचिन पायलट का है। मतलब अभी भी बगावत के दिन कांग्रेस के लिए खत्म नहीं हुए। देखिए मानक, सबसे बड़ी बात यह कि हमें समझना चाहिए कि राजनीति कोई बच्चों का खेल नहीं होता कि कोई बच्चा चांद के लिए मचल जाए और उसके माता पिता उसको चांद ला के दे दे। राजनीति वैसी होती नहीं। राजनीति में अगर आपके पास ताकत है तो आप छीन लेते हैं चीजों को। ये इसका साफ उदाहरण तेलंगाना के अंदर अगर आप देखें, जगनमोहन रेड्डी ने छीन लिया, माफ करें आंध्रा के अंदर जगनमोहन रेड्डी को जो उनका मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से बगावत की, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और वहां जाकर संघर्ष किया। उसके बाद आज उनकी सरकार वहां पे और कांग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेश में पूरी तरीके से किनारे पर पहुंच चुकी है। राजेश पायलट एक युवा नेता है, बड़े नेता है, तेज तर्रार नेता है, उनके अंदर संभावनाएं हैं, लेकिन इस लड़ाई में वो अशोक गहलोत के सामने वो हार गए। अगर नहीं हारे होते तो वो अपना दावा लगातार मजबूत करते रहे और उन्होंने बगावत की। मैं आचार्य जी की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। उन्होंने बगावत की, उन्होंने जिद की कि मुझे चांद चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी को लगा कि अगर वो अशोक गहलोत के साथ नहीं खड़े होंगे इस वक्त तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत खराब हो जाएगी। और अशोक गहलोत ने अपने कौशल से, राजनीतिक कौशल से साबित भी कर दिया कि केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की तमाम कोशिशों के बावजूद भी मध्य प्रदेश वाला हाल राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी का नहीं हुआ। वो पार्टी को बचाकर ले गए, अपनी सरकार को बचाकर ले गए। तो अगर सचिन पायलट में इतनी मेधा फिलहाल अगर दिखाई नहीं पड़ती, अगर नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है उनको पार्श्व में रहना ही पड़ेगा, नेपथ्य में रहना पड़ेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो सवाल अभी खड़ा हुआ है कि भाई अब क्यों, अब इसलिए क्योंकि अशोक गहलोत ने जो लोगों के मन में शंका थी कि कांग्रेस पार्टी शायद राजस्थान के अंदर धड़ेबंदी की वजह से कमजोर हो गई, लेकिन जो उपचुनाव हुए उसमें धारियावाड़ और बल्लभनगर में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी तीसरे और चौथे नंबर की पार्टी वहां पे बनी है, दूसरे नंबर की नहीं, बाइपोलर है वहां पे, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी वह तीसरे चौथे नंबर पर है। तो उन्होंने साबित कर दिया कि उनके नेतृत्व में भी कांग्रेस पार्टी सुरक्षित है। यह महत्वपूर्ण बात है। आप यू बार्गेन फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। आज अशोक गहलोत पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ बार्गेन करके कह सकते हैं कि कांग्रेस मेरे नेतृत्व में, मैंने बीजेपी को तीसरे चौथे नंबर पर घसीट दिया है, मेरे नेतृत्व में अगर पार्टी आगे बढ़ेगी तो पार्टी मजबूत रहेगी। तो सचिन पायलट में बहुत कुछ है, लेकिन सचिन पायलट राजनीतिक कौशल और चातुर्य में आज भी वो अशोक गहलोत के सामने 19 ही साबित हो पा रहे, अन्यथा विधायक उनके साथ होते। हाँ बिल्कुल सही। हाँ आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। हाँ बोलिए आचार्य जी, बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आशुतोष जी का अपना आकलन है, अपना एनालिसिस है, उनका मैं खंडन नहीं करता उनकी बात का, लेकिन मैंने जो कहा है, मैंने अपने अनुभव और अपनी सोच समझ से मैंने ये बातें रखी हैं कि सचिन पायलट ने कभी भी कांग्रेस से बगावत करने का नहीं सोचा और ना वो कभी बागी हुए। अपने हकों की लड़ाई लड़ना, अपने हकों की मांग करना और उनके साथ खड़े रहना, ये हर एक पॉलिटिशियन का दायित्व और कर्तव्य बनता है। अब मैं अनीता जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। वो बार बार कह रही थी कि अगर कोई विधायक आता है तो हमको क्यों नहीं लेंगे। अरे भाई, एक जगह का विधायक आ जाए अपनी मर्जी से चलता है। आपने मणिपुर में यही किया, गोवा में यही किया, उत्तराखंड में यही किया, मध्य प्रदेश में यही किया। आपने तो हमारा महाराष्ट्र का डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुबह 4 बजे बुला लिया था। आप तो महारत हासिल है ना आपके गृह मंत्री जी को। तो प्रश्न ये है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब कोई विधायक सामान बन जाता है तो उसको खरीदने के लिए सब लोग आ जाते हैं। मैं विधायकों को निर्दोष और निष्कलंक सिद्ध नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच बात यह है कि आपकी जो पार्टी थी वो तो चाल चरित्र चेहरा वाली थी, राजनीतिक शुचिता की बात पेश करने वाली थी। वो तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के मार्ग पे चलने वाली पार्टी थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी को एमपी मिल सकते थे, लेकिन उन्होंने सरकार को ठोकर पे मार दिया था, इस्तीफा दे दिया था। लेकिन उस पार्टी के मुखिया आज ये हैं कि अगर कहीं से कोई विधायक थोड़ा बहुत नाराज है तो उसे 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़, बोल कितना पैसा चाहिए, बोल कहाँ चाहिए, किस रूप में चाहिए, प्लॉट चाहिए, मकान चाहिए, दुकान चाहिए। इस तरह का जो आपने ये जो प्रस्तुत किया है अपनी पार्टी का ये जो चरित्र प्रस्तुत किया है, मुझे लगता है कि ये राजनीतिक दृष्टिकोण
से लोकतंत्र का एक बहुत विकृत स्वरूप अनीता जी। प्रस्तुत किया गया है पिछले कुछ दिनों में। ओके अनीता जी जवाब दीजिए। अनीता जी आचार्य जी तंज कस रहे हैं, वो कह रहे हैं आपने पैसा, ताकत, सरकारी मशीनरी सब कुछ इस्तेमाल कर लिया, लेकिन आप राजस्थान, छत्तीसगढ़ यहां बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाए। और किस वजह से नहीं कामयाब हो पाए? क्योंकि कांग्रेस पार्टी मजबूत है वहां अंदर से। यहाँ अशोक गहलोत बैठे हैं, वहां पर भूपेश बघेल बैठे हैं। वो 20-19 विधायकों को लेकर के क्यों मानसर में ठहरे थे इतने दिनों तक, और क्यों कांग्रेस के विधायकों को अशोक गहलोत जी ने इतने 2 महीना तक होटलों में क्यों बंद करके रखा था यदि बगावत नहीं किया? तो ये सब क्या था और किसके लिए था? पहले तो आप इस बात का जवाब दीजिए। दूसरी जो बात आप कह रहे हैं, गृह मंत्री जी पर आरोप लगा रहे हैं और बाकी की सब चीजें कह रहे हैं, तो आप कोई प्रमाण दे सकते हैं क्या इस बात का? क्योंकि प्रमाण देना आपको संभव नहीं है कि आप कोई प्रमाण दे सकते हैं। इसलिए अनर्गल कुछ भी बोलना ये राजनीति में प्रतिस्पर्धी पार्टी का होता है कि हम कुछ भी बोलेंगे और किसी भी मंच पर बोलेंगे। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि राजस्थान में जो कुछ भी हुआ, जो अशोक गहलोत जी के समय में या अशोक गहलोत जी को चैलेंज देते हुए सचिन पायलट जी ने किया, और उसी के कारण से राजस्थान प्रदेश की जनता ने इतना भुगता है यहाँ पर प्रदेश में, जिसको सब लोग बहुत अच्छे से मानते हैं। आप बार बार ये बात जो कह रहे हैं कि नहीं एक सेकंड अनीता जी, एक सेकंड अनीता जी, 2 सवाल मेरे आपसे। अनीता जी 2 सवाल, छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब चाहूंगा, क्योंकि मुझे आपका स्टैंड इन 2 सवालों पर चाहिए। अनीता जी 2 सवाल छोटे छोटे। एक, आपके हिसाब से अशोक गहलोत पूरा मंत्रिमंडल क्यों बदल रहे हैं? और दूसरा अनीता जी, क्या यह सरकार पूरा 5 साल चलेगी? इन 2 सवालों के जवाब। देखिए, अशोक गहलोत जी पूरा मंत्रिमंडल इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को आश्वासन दिया है, कुछ निर्दलीय लोगों को भी आश्वासन दिया है। जो आचार्य बालकृष्ण जी कह रहे हैं कि निर्दलीय लोगों को उन्होंने लालच दिया, प्लॉट, प्रॉपर्टी और सबका लालच दिया और अपनी सरकार को बचाया है। बचाते हुए उन्होंने ये कहा कि हम आपको मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे, और उस मंत्रिमंडल का इसी कारण से इतने लंबे समय तक विस्तार टला है। और अभी भी जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो मैं 100% ये बात कह सकती हूँ कि सबको संतुष्टि नहीं होगी और पुनः इसमें विस्फोट होगा ही होगा, आपस में झगड़ा होगा ही होगा। क्योंकि जिन चीजों के लिए आप पहले से अशोक गहलोत जी आश्वासन दे चुके निर्दलियों को, बसपा के लोगों को, वो निश्चित रूप से मंत्रिमंडल का आप विस्तार देख लीजिए, उसके बाद में उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप में जो होना है आगे, वो भी हम सबको सामने देखने को मिलेगा। ओके, ऑल राइट। विनोद जी आप देख रही हैं, बीजेपी तो ऐसे लगता है कि बस हाथ फैलाई बैठी है। राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, कहीं भी अपने आप कांग्रेस के अंदर बगावत होगी। और देखिए अनीता जी ने तो खुल के कह दिया, देखते जाइए इस मंत्रिमंडल में फेरबदल से कुछ नहीं होने वाला, फिर विस्फोट होगा, फिर सरकार खतरे में आएगी और तब बीजेपी आके सरकार बनाएगी। विनोद जी, ये तो खतरे की तलवार तो लटकी रहेगी, ये तो ऐसा लग रहा है। देखिए, बीजेपी तो इस इंतजार में है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल हो, जिनका मंत्री पद छिने वो असंतुष्ट हो, वो फिर किसी नेता के नेतृत्व में जो है किसी रिजॉर्ट में जाके बैठे हैं, फिर उस रिजॉर्ट के वो रिजॉर्ट जो है तो भाजपा शासित राज्य हो, तो उसके चारों ओर पुलिस बिठा दी जाए बंगलौर की तरह, और फिर वहां पर कोई कांग्रेसी नेता अगर मिलने जाए उसे मिलने न दिया जाए, कोई दिग्विजय सिंह जाके वहां धरना दे तो उसे मिलने न दिया जाए, और उसके बाद कोशिश की जाए मध्य प्रदेश की कहानी दोहराई जाए। लेकिन अशोक गहलोत के बारे में बड़ी मशहूर कहावत है, अनीता जी भी जानती होंगे, आचार्य जी भी जानते हैं कि वो जादूगर, उनको जादूगरी का बड़ा शौक है, वो पहले जादू दिखाते रहते थे, तो राजनीति के भी जादूगर हैं वो। आप याद कीजिए, वो जब भी मुख्यमंत्री बनते हैं, पिछली बार भी जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनकी संख्या इतनी थी, 199 संख्या थी, और 99 के बाद वो पूरी 5 साल सरकार चला ले गए। इस बार भी 100-101 की संख्या आई, और अब तो करीब 117, 118 या 120 के आसपास उनकी संख्या बनती है। मान लीजिए निर्दलियों को हटा भी दीजिए, तब भी 110 के आसपास बीएसपी के विधायक शामिल हो गए, 6 उसमें। तो वो जब राजनीति का जादू ऐसा जानते हैं कि कहीं ना कहीं वो कुछ जो है अपनी सरकार बचा ले जाते हैं। तो अब कितना वो सफल होंगे ये तो, या भारतीय जनता पार्टी कितना उनके जादू को तोड़ पाएगी, इसकी भविष्यवाणी तो मैं अभी नहीं कर सकता हूं। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं, उससे अशोक गहलोत ने जरूर ये स्थापित किया है कि एक बार उनकी राजनीतिक लोकप्रियता राजस्थान में, जिसको हम सब मान रहे थे कि कमजोर हो रही है, वो कमजोर नहीं हुई है बल्कि बढ़ी है। क्योंकि जो दोनों सीटें थी वहां पर जो नतीजे आए, जैसा आशुतोष भी कह रहे थे और मैं भी मान रहा हूं कि निश्चित रूप से वो एक तरह से उनके लिए संजीवनी है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी की अपनी अंतरकलह है। अनीता जी शायद भूल रही है कि वसुंधरा जी जो है
उनको किनारे कर रखा है पूनिया साहब ने, और वसुंधरा जी के जो लोग हैं वो किस तरह से अकेले बैठे हुए हैं। और माना तो ये भी जा रहा है, पिछली बार जो सरकार बची अशोक गहलोत की, उसमें वसुंधरा जी का के समर्थक विधायकों का बड़ा योगदान है, और इस बार भी वसुंधरा जी जो है वो भी नहीं चाहेंगी कि अशोक गहलोत का कार्यकाल समय से पहले पूरा हो। तो कहीं ना कहीं जो जादूगरी है अशोक गहलोत की, वो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पे भी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी की आशुतोष कुछ कहना चाह रहे हैं, इसलिए अशोक गहलोत जादूगर कहलाए। मानक जो बात मैं कहना चाहता था दरअसल विनोद जी ने वो बात कह दी है। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो वसुंधरा राजे सिंधिया को संभाल के रख ले तो वहां लड़ाई हो सकती है। अगर वसुंधरा राजे सिंधिया को संभाल कर नहीं रख पाएंगी तो फिर आने वाले विधानसभा चुनाव तो छोड़िए, लोकसभा चुनाव में भी वहां दिक्कत हो सकती है। ओके, ऑलराइट। श्रीवत्सन, टाइम भी खत्म हो रहा है। श्रीवत्सन, जरा ये और बताइएगा, आप भी कह रहे हैं कि अभी तनातनी खत्म नहीं हुई है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा ये जो मंत्रिमंडल पूरी तरह से बदलने का फैसला है या जो भी कुछ राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में हो रहा है, ये सारे फैसले कांग्रेस आला कमान कर रही है। आपके पास क्या जानकारी है? क्या वाकई ये सारे के सारे फैसले राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, जहां बगावत चल रही है, वहां फैसले क्या दिल्ली से हो रहे हैं क्या? श्रीवत्सन जी बिल्कुल, देखिए कम से कम राजस्थान में तो फैसले दिल्ली से ही हो रहे हैं और सोनिया गांधी का इसमें एक बड़ा रोल है, क्योंकि अशोक गहलोत 2 दिन पहले उनसे मिलने भी गए थे दिल्ली में, और वहां से साफ तौर पे कह दिया गया कि अब 2 साल बचे हुए हैं आपके पास, 2 साल में कुछ ऐसा कीजिए कि सत्ता और संगठन और मजबूत हो सके, हमारे जो कार्यकर्ता बड़े नेता हैं उन्हें उचित मान सम्मान सत्ता और संगठन में मिल सके। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णन ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार सचिन पायलट को विजय भव नहीं बल्कि मुख्यमंत्री भव का आशीर्वाद दिया है। यह बात भी सही है। अब सबकी निगाह यही देखने पर रहेगी कि कितनी जल्दी वे मुख्यमंत्री बन पाते हैं, आचार्य जी का यदि आशीर्वाद सफल हो पाता है तो। ओके, क्लोजिंग कमेंट आचार्य प्रमोद कृष्णम आपके लिए, क्योंकि सचिन पायलट ने खुद कहा है अभी 2-4 दिन पहले ही, सत्ता में रहना है तो सम्मान देना होगा, फिर से सत्ता चाहिए तो मौका देना होगा। इसका मतलब क्या है? ये सरकार 5 साल चलेगी क्या अशोक गहलोत के नेतृत्व में, या 5 साल पूरे होने से पहले ही सचिन पायलट सीएम बनना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई विद्रोह और बगावत की स्थिति नहीं है। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व का जो फैसला हुआ वो पंजाब ने भी माना। कांग्रेस पार्टी का जो फैसला राजस्थान के लिए होगा वो अशोक गहलोत जी भी मानेंगे, और वो सचिन पायलट ने भी आज तक माना है। अब सवाल उठता है, अनीता जी मेरी बात पे बिगड़ गई, उन्हें बुरा लगा। मैं तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व की प्रशंसा कर रहा था। आप वर्तमान जो नेतृत्व है उसके बारे में आलोचना सुनना आपको गवारा नहीं लगा? आचार्य जी तो बस अगर इस सवाल का जवाब दे पाएंगे तो दे दीजिएगा, क्या सरकार 5 साल चलेगी अशोक गहलोत की, या उससे पहले आप सचिन पायलट को सीएम बना देंगे? नहीं, कांग्रेस की सरकार पूरे 5 साल चलेगी। सीएम बनाने का फैसला कांग्रेस हाईकमान लेगा। जिस दिन फैसला हो जाएगा उस दिन सब मानेंगे। ये बात आचार्य जी खुलकर बेबाकी से अपनी बात कहते हैं, और देखिए जाते जाते कह रहे गहलोत सचिन पायलट मुझे नहीं पता, कांग्रेस की सरकार 5 साल चलेगी। यानी सारे दरवाजे अभी भी आचार्य प्रमोद कृष्णम खुले छोड़ के जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए आचार्य जी आपका, अनीता जी थैंक यू, आशुतोष, विनोद जी थैंक यू, और श्रीवत्सन थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।